नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अध्याय 7 रोजगार संवर्धी अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। यह आज हमारा चैप्टर का नाम है और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि लोगों की रोजगार में भागीदारी कितनी है। लोगों की रोजगार में भागीदारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लोगों की रोजगार में भागीदारी। देखिए बच्चों, हम लोग लोगों की रोजगार में भागीदारी की जब बात कर रहे हैं उससे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने जान लिया कि रोजगार का मतलब क्या होता है। रोजगार का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया, बेरोजगार का भी अर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि कौन बेरोजगार हो सकता है, कौन बेरोजगार है और कौन नहीं है, कौन रोजगार में है और कौन रोजगार में नहीं। इन बातों को जाना हमने। जो पूरा परिचय है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, वो अपन लोगों ने समझ लिया था। हमने ये देखा था कि 471 मिलियन लोग आज क्या है, भारत में श्रम शक्ति है, काम कर रहे हैं, काम करने में लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि श्रमिक और रोजगार के बारे में जाना कि कौन श्रमिक होता है और किसको रोजगार कहा जाता है, कौन रोजगार में नहीं है। ये अब हम ये देखना है कि लोगों की रोजगार में कितनी भागीदारी, मतलब सीधा सा हमारा ये आंकड़ा है कि कितने लोग हैं जो कि जिनको रोजगार मिला हुआ है या वो एम्प्लॉयड है या वो काम धंधे में लगे हुए हैं। और रोजगार का सीधा सा अर्थ ये आ गया कि वो आर्थिक क्रियाओं में है, वो आर्थिक क्रियाओं में है। आर्थिक क्रियाओं का में होने का मतलब क्या है? वो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिनसे कि उनको धन की प्राप्ति होती हो, आय की प्राप्ति होती हो। कोई भी ऐसा काम जिससे धन की या आय की प्राप्ति होती हो, ऐसे कामों को, ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। फिर इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक क्रिया कर रहा है तो इन तीनों में से किसी ना किसी क्षेत्र में जरूर होगा। और जिसको धन की प्राप्ति हो रही है, जिसको आय मिल रही है, वो मतलब वो रोजगार में है। तो कितने लोग आज भारत में ऐसे हैं जो रोजगार में भागीदारी निभा रहे हैं, भागीदार हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, शहरी क्षेत्र में कितने हैं। शहरी क्षेत्र में कम है तो क्यों है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है तो क्यों है, महिलाओं का योगदान ज्यादा है, पुरुषों का योगदान ज्यादा है, जिसका ज्यादा है तो उसका क्यों है और जिसका कम है तो उसका क्यों है, ये सब कुछ जानेंगे। इसके साथ हम लोग बात करेंगे, जो किताब में कुछ टेबलें दे रखी, उन टेबलों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरा कहीं ना कहीं आज का हमारा टॉपिक होगा। हम लोग हर लेक्चर में कहीं ना कहीं एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। हमने लेक्चर 1 में परिचय, इंट्रोडक्शन जाना, लेक्चर 2 में श्रमिक और रोजगार के बारे में जाना, और लेक्चर 3 में जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो लोगों की रोजगार में भागीदारी की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लोगों के रोजगार में जो होगी वो क्या होगी? बिल्कुल भागीदारी होगी। तो लोगों की रोजगार में भागीदारी। अब इस भागीदारी को देखते हैं कि किसकी कहां पर है, कौन प्राथमिक क्षेत्र में है, कौन द्वितीयक में है, कौन तृतीयक में है, कितने ग्रामीण है, कितने शहरी हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात है। क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिक का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, श्रमिक कौन होगा? जो भी काम कर रहा है, जो भी आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। श्रमिक को हम लोग 2-3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो वह श्रमिक है जिसको कोई भुगतान करता हो। ठीक है, मतलब कोई बॉस होता हो, जैसे कि आज कोई काम कर रहा है और उसके ऊपर बॉस है, मालिक, और वो मालिक उसको उसके काम के लिए पेमेंट करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? श्रमिक कहलाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्वनियोजित है, जिसके ऊपर कोई बॉस वॉस नहीं है, जैसे मान लीजिए खुद की दुकान खोल करके बैठा है, खुद की मर्जी का मालिक है, तो वो उसको कोई पेमेंट नहीं करा पर फिर भी वो काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? श्रमिक कहलाएगा। कोई व्यक्ति 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम करता है, कुछ किसी मौसम में काम मिलता है, किसी में नहीं मिलता, बीमारी के कारण करता है, नहीं करता, वो व्यक्ति भी अगर 2 महीने भी काम कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। कोई व्यक्ति मुख्य कार्य कर रहा है और कोई व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। मतलब कहीं भी ऐसा काम कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कर रहा हो जिससे कि उसको आय की प्राप्ति हो रही हो, धन की प्राप्ति हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम श्रमिक मान करके चलते हैं। श्रमिक का मतलब हमेशा यही नहीं है कि कर्मचारी है, ठीक है, गधा मजदूरी करने वाला व्यक्ति नहीं। श्रमिक का मतलब हर व्यक्ति आ जाता है, जिसको भी पेमेंट होता हो, जिसको भी आय मिलती है, वो सब क्या है? श्रमिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात।
अभी जो हमारे श्रमिक है इनकी जनसंख्या में कितना अनुपात है, कितना रेशियो है। रेशियो आप लोग पहले क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। जैसे मैं आज यूं लिखूं कि 2/5, तो आप ये क्या कहोगे कि हर 5 में से 2 लोग, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो 2/5 है, मतलब हर 5 पुरुषों पर 2 महिलाएं हैं, तो ये क्या हो गया 2:5 इस प्रकार से हो गया। तो हमारी कुल जनसंख्या में कितने श्रमिक हैं ये पता चलेगा कि भाई आज हमारी कुल जनसंख्या 100 है, तो उसमें से कितने लोग हैं जो कि श्रमिक है। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि श्रमिक कौन हो सकता है, ये 0 से 15 या 18 की उम्र वाले लोग हैं, ये तो श्रमिक होंगे नहीं, ये तो काम धंधा करेंगे नहीं, ये तो बच्चे हैं। और इनकी जिम्मेदारी किस पर है, इन 15 या 18 जो भी आप लेकर के चल रहे हैं, इससे लेकर के 59 वर्ष तक के लोग हैं उन पर है। और 59 से ऊपर वाले, 59 से ऊपर वाले हैं, ये क्लास 9 की ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वाला जो वर्ग है इसी वर्ग पर इनकी भी जिम्मेदारी है और इसी वर्ग पर इनकी भी जिम्मेदारी, तो ये वाला वर्ग ही श्रमिक हो सकता है। तो हमारी कुल जनसंख्या में से ऐसी कितनी जनसंख्या है जो कि श्रमिक है, जो कि किसी ना किसी आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हम श्रमिक का डेटा देखते हैं ना बेटा, ये बहुत कम डेटा हम लोगों को मिलता है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि अगर आज एक बच्चा 12वीं पास कर लेता है, 12th पास कर लेता है, वो अपने आस पड़ोस के 10 छोटे बच्चों को भी लेकर के बैठ जाता है ना, और वो उनसे 800 रुपए भी नॉर्मली लेता है, और 10 बच्चे भी आकर के बैठ के तो 8000 रुपए वो महीने के कमा लेता है। तो वो भी श्रमिक है, पर कहीं ना कहीं उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। वो डेटा हमारे पास एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये तो वो लोग हैं जिनका डेटा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पैसे तो हर व्यक्ति ही कमा रहा है, हर व्यक्ति ही पैसे कमा रहा है। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात में हम ऐसे श्रमिकों की बात करेंगे जिनका सरकार के पास डेटा है, और हमारी जनसंख्या में उनका कितना रेशियो, मतलब पूरी जनसंख्या में से कितने लोग हैं जो कि श्रमिक है, कितने लोग हैं जो कि लेबरर है, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे कि धन की प्राप्ति हो। तो ये जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता है, ये किस प्रयोग में आता है, हम इसको किस यूज में ले रहे हैं, रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, कि रोजगार की जो स्थिति है उसका विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, चेक करना, कितना सही, कितना गलत, कितना ज्यादा, कितना कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूं, आपने अर्धवार्षिक पेपर दिए, अब अर्धवार्षिक पेपर दिए और सारा कोर्स वार्षिक में भी पूरा का पूरा आएगा। अब जब आपका अर्धवार्षिक पेपर आया और आपके पता चला कि मेरे 70 में से 50 नंबर आए हैं, 20 कट के, अब आप विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, ये 20 कटे तो क्यों कटे, कहां पर कटे, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में कटे, क्या मुझे वो क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, कहां गलती करी, आपने विश्लेषण करा, फिर उन गलतियों को अगले फाइनल एग्जाम में सुधार लिया। तो इसी प्रकार से क्या है कि रोजगार की स्थिति को देखने के लिए कि कितने लोगों के पास रोजगार है, अब जितनों के पास रोजगार है इसका मतलब बाकियों के पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है। तो कितने लोगों के पास रोजगार है, कितनों के पास नहीं है, कितनों के पास कौन से क्षेत्र में है, किसके पास कितने क्षेत्र में नहीं है। तो ये सारा जो विश्लेषण, जो एनालिसिस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात का प्रयोग करते हैं। ये जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात, ठीक है, हमारी जो टोटल जनसंख्या है, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसका कितना अनुपात है जो कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से कह रहा हूं, एक्टिवली है, वो सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। मतलब हमारी पूरी जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में ऐसे कितने श्रमिक हैं जो कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं, और योगदान भी सक्रिय वाला, एक्टिव वाला योगदान दिया जा रहा है। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं आज के टॉपिक में, श्रमिक जनसंख्या अनुपात हम लोग पढ़ेंगे। ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात हमारे क्या काम आ रहा है, रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने में काम आ रहा है कि हमारी कुल जनसंख्या का कितना अनुपात है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में योगदान देने का मतलब क्या है कि वो कौन से सेक्टर में कितने में काम कर रहे हैं, प्राइमरी में, प्राथमिक में, सेकेंडरी में या टर्सरी में। ओके, यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य जनता की काम में भागीदारी अधिक है। मतलब देखो, अगर यह अनुपात ज्यादा हुआ तो मतलब हम ये मानेंगे कि जनता की काम में भागीदारी अधिक है। मतलब कुल जनसंख्या में से अगर ज्यादा अनुपात आया, इसका मतलब कुल जनसंख्या में से ज्यादा लोग श्रमिक है, और ज्यादा श्रमिक है इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि लोगों की काम में भागीदारी क्या है, अधिक है। लोगों की काम में भागीदारी अधिक है, लोगों की काम में भागीदारी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। और ये मैंने यहां पे आपको श्रमिकों की तस्वीर दिखाई है। यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। तो यह अनुपात अगर मध्यम हुआ और कम हुआ, देखो ज्यादा हुआ तो इसका मतलब तो बहुत ज्यादा भागीदारी है, और नहीं मध्यम हुआ या कम हुआ तो इससे यह पता चलता है कि बहुत अधिक जो अनुपात है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है।
मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में नहीं है। वो हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कर रहा हो, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जिन गतिविधियों से सरकार को जानकारियां मिल सकती है, जो हो सकता है, ऐसी प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक गतिविधियों में वो शामिल नहीं है। अगर हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम आता है, मध्यम आता है, तो इसका मतलब क्या है, लोगों की रोजगार में या हमारे उत्पादन में क्या होगी, कम भागीदारी होगी। हम जानना क्या चाहते हैं, हम यही तो जानना चाहते हैं ना। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, रोजगार, उसमें संवर्धी, उसमें अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। तो अब रोजगार में कितने लोगों के पास रोजगार है, और वो ज्यादा है मतलब ज्यादा उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन ज्यादा हो रहा है मतलब लोगों के पास रोजगार है। वो कम है तो क्यों है, इन्हीं बातों की हमें चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो अगर वो मध्यम में या कम हुआ तो मतलब आर्थिक क्रियाओं में डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व नहीं है। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल जनसंख्या से है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की परिभाषा बताइए, किसकी परिभाषा बताइए, जनसंख्या की परिभाषा बताइए। यह सवाल ऐसा भी आ सकता है कि भैया जनसंख्या शब्द से आप क्या समझते हैं, किससे, जनसंख्या शब्द से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब जनसंख्या का क्या मतलब होता है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो बच्चे सिर्फ थोड़ा बहुत ही ऊपर हवा में पढ़ते हैं, तो उनके पास जब क्वेश्चन आता है तो उनको ऐसा लगता है यार जनसंख्या तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ कोर्स है, जनसंख्या का तो कोई चैप्टर ही नहीं था। जब चैप्टर ही नहीं था तो जनसंख्या के बारे में कहां से पूछा। और स्पेशली मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो 12th में है अभी और सीबीएसई बोर्ड में है। 12th में अगर सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा है तो उसके ये वाला चैप्टर बोर्ड में आएगा, ये वाली किताब जो है अर्थशास्त्र की वो बोर्ड में चलती है, तो वो बच्चे तो बड़ा विशेष तरीके से इन चीजों को पढ़े। जनसंख्या शब्द का क्या मतलब का है, किसी क्षेत्र में, मतलब किसी कोई एक एरिया है। देखो जनसंख्या का मतलब क्या है, जन मतलब हम मानव, ठीक है, हमारी संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया, किसी क्षेत्र में किसी विशेष एरिया में किसी विशेष समय पर, मतलब एक खास एरिया में, इस एरिया में एक समय के अंदर विशेष समय पे कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उनकी जो कुल संख्या आती है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जनगणना कराई जाती है, हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है, ठीक है। आज आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में सवाल ये है कि हमारी पहली जनगणना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपन ने पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है। हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसको हम सेंसस कहते हैं, मतलब काउंटिंग ऑफ पीपल, लोगों की काउंटिंग होती है कितने हैं। अब जब वो जनगणना होती है उसमें क्या है कि हाँ भाई इन 10 सालों के पूरे पीरियड में कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग कम हुए हैं, ठीक है। जनसंख्या हम कर रहे हैं इस पूरे एरिया में। विशेष एरिया का, विशेष क्षेत्र का मतलब हम हमारे देश के लोगों को करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, हमारे देश की सीमा में इन विशेष क्षेत्र में कोई रहता हो उसकी, और एक समय के अंदर क्या भाई इतने दिनों में हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे और फिर पता चल जाएगा इतने लोग हमारे देश में रह रहे हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र पे किसी समय पर टोटल व्यक्तियों की रह रहे हैं, उनकी संख्या हमें पता चल जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक तारीख ले लीजिए, जैसे अपन मान लिया कि 10 अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर को कोई टीचर, एक नया टीचर आपके स्कूल में आया आपको पढ़ाने के लिए। अब उसने आकर के पूछा कि आपकी क्लास की कुल संख्या कितनी है। क्या बोला, आपकी क्लास की कुल संख्या कितनी है। तो आप कैसे बताओगे, हमारी क्लास मतलब वो एक विशेष क्षेत्र हो गया, भाई इस कक्षा 11 में कितने लोग बैठते हैं, ठीक है। और उस समय पे मतलब 10 अक्टूबर तक, उस विशेष समय तक कितने लोग, बस 30 है। तो कक्षा 11 में बच्चों की संख्या कितनी हुई, 30 हुई। तो एक विशेष क्षेत्र मतलब उस क्लास के अंदर कितने हैं भाई, क्लास होगा ना, इस कमरा, ये कमरा किसका है, क्लास 11th का है ये कमरा, तो ये एक विशेष एरिया हो गया। इस एरिया में कितने बच्चे हैं, तो 30 है, वो कुल जनसंख्या। इसी प्रकार से हम जनसंख्या निकालते, तो जनसंख्या शब्द में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय पर कुल लोग कितने रह रहे हैं, वो जनसंख्या कहलाती है। 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहे तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। इस प्रकार हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो 12th में सीबीएसई बोर्ड वाले उनके तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात का जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, वो लिख देते हैं। क्या बोला इसने, भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या, तो यहां पर हम लिख देते हैं सभी श्रमिकों की संख्या, सभी श्रमिकों की संख्या। देखिए अनुपात है, रेशियो है ये, तो हमें पहले पूरे टोटल कितने श्रमिक है उनकी संख्या पता लगाना पड़ेगा, और फिर
कुल जो देश की जनसंख्या है वो कुल देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे और इसको गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारा बन गया है श्रमिक जनसंख्या अनुपात का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात का फॉर्मूला बन गया। ये अपन ने लिख दिया श्रमिक जनसंख्या अनुपात। क्या लिख दिया? श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात का फॉर्मूला है कि टोटल जितने श्रमिक है उनकी संख्या और कुल जो देश की जनसंख्या है, ठीक है ना, वो हम पता लगा ले, फिर 100 से गुणा कर दे तो हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात आ जाएगा कि हमारे पूरी जनसंख्या में कितने लेबर है, कितने श्रमिक है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ लिया जाए श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला लिख देना, नहीं तो ये लिख देना भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग देकर के 100 से गुणा करना है। ओके, भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35 श्रमिक है। देखिए, भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से हर 100 व्यक्तियों में से 35 व्यक्ति हैं जो कि क्या है? रोजगार में है, श्रमिक है। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब 65 लोग बेरोजगार है। नहीं, 65 के 65 तो बेरोजगार नहीं कह सकते, इतना तो कोई बेरोजगारी नहीं है, 65% बेरोजगारी नो। फिर क्या? इसमें कुल जनसंख्या से भाग दिया गया है, देश की कुल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे हैं जो कि 15-16 साल से नीचे है, और ऐसे भी लोग हैं जो 59 साल से ऊपर है ना, ऐसे भी लोग हैं जो 59 साल से ऊपर है ना। तो यहां पर 100 में से 35 व्यक्तियों का श्रमिक होना यहां पे ये नहीं दर्शाता कि भाई 65 लोग बेरोजगार है, क्योंकि उसमें बच्चे भी हैं और उसमें वो जो बुजुर्ग हैं वो भी है, उनको हम श्रमिक की कैटेगरी में नहीं ले सकते। भाई बच्चों से काम करवाओगे बाल श्रम हो जाएगा वो तो, ठीक है ना, वो तो नहीं करवा सकते। तो हर 100 में से 35 लोग जो हैं भारत में वो क्या है? श्रमिक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि भारत का श्रमिक जनसंख्या अनुपात में कितना है, तो 100 में से हर 35 हमारे यहाँ पे श्रमिक पाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो यह अनुपात लगभग 34 है, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 35 है। मतलब अब आप शहरी क्षेत्रों में देखो, शहरी क्षेत्र में मतलब हर 100 में से 34 लोगों के पास क्या है? काम धंधा है। अगर शहरों में आप नजर घुमाओगे तो आप देखोगे कि हर 100 में से 34 लोग क्या कर रहे हैं? रोजगार में है, भागीदारी दे रहे हैं। पर ग्रामीण भारत में 100 में से 35 लोग भागीदारी दे रहे हैं। अमेजिंग। तो शहर में एक कम, गांव में एक ज्यादा, ऐसा क्यों? ऐसा अंतर क्यों पूछता है भारत? ठीक है, कि भैया शहरों में लोग काम कम क्यों कर रहे हैं और गांव का जो व्यक्ति है वो ज्यादा काम क्यों कर रहा है? तो इसी अंतर को दूर करेंगे और वो भी अब हम जानेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखाई एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की। अब ऐसा अंतर क्यों? कैसा अंतर क्यों? कैसा अंतर कि शहरी क्षेत्र में हर 100 में से 34 लोग रोजगार में भागीदारी दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 100 में से 35 लोग भागीदारी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं तो जनरली तो ऐसा होना चाहिए था ना कि भैया ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा हुए इलाके होते हैं, तो वहां पर रोजगार की संभावनाएं कम होती है, तो वहां पर लोग कम काम करते हुए पाए जाने चाहिए। शहरों में तो बड़े बड़े उद्योग होते हैं और होते हैं, तो शहरों के लोगों के पास तो ज्यादा काम होना चाहिए था, ज्यादा लोग रोजगार में भागीदारी देनी चाहिए थे। वहां पर तो सेकेंडरी सेक्टर में देखें, द्वितीय क्षेत्र में देखें तो खूब बड़े बड़े उद्योग होते हैं, वहां काम धंधा कर सकते थे। खूब सेवाओं के अवसर होते हैं, छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, ऑटो चलाना शुरू कर देते हैं और कुछ काम धंधा करना शुरू कर देते, तो बहुत सारे अवसर थे। तो ये शहरों में जो है ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम क्यों है? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप खुद सोचिए, फिर अपन अंतर पे आते हैं। किताब मत खोलिए, किताब मत पढ़िए, पर एक बार आप खुद दिमाग में सोचिए कि ऐसा क्यों गांवों में 100 में से 35 लोग काम कर रहे हैं और क्यों शहरों में 100 में से 34 लोग रोजगार में भागीदारी दे रहे हैं? बल्कि शहरों में तो ज्यादा संसाधन है, लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, काम के जो अवसर हैं वो ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? तो आप दिमाग पर जोर दीजिए कि ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों है? क्योंकि दिमाग पर जोर देना बड़ा आवश्यक है, तभी दिमाग मजबूत बनता है। चलिए, ठीक है, अब आप लोगों ने जो भी सोचा है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर अपन मैच करते हैं कि आपने जो सोचा वो सही है या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित है, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। ठीक है, उच्च आय के जो अवसर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में सीमित है, कम है, मतलब ज्यादा अच्छी इनकम कमाने के जो मौके हैं, जो अवसर हैं, वो गांव में कम है, इसलिए लोग रोजगार में ज्यादा भागीदारी देते हैं। ये क्या बात हुई सर? मतलब समझ में नहीं आया सर। ये तो मतलब ये तो खिचड़ी सी बन गई कि आय ज्यादा, अच्छी आय कमाने के अवसर कम है, फिर भी वो ज्यादा रोजगार में भागीदारी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आओ मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
यहां पर क्या बोला गया कि उच्च आय, ठीक है, जो इनकम है ना हमारे पास, जैसे मान लीजिए अपन गांव के लोग हैं, अपन गांव के लोग जो है, गांव के लोगों के पास अच्छी इनकम के जो अवसर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम अच्छी इनकम के अवसर होते हैं, ठीक है। अच्छी इनकम के जो है मतलब बहुत अच्छी भारी इनकम जिसे कहते हैं वो मिलने के अवसर गांव के लोगों के पास बहुत कम है। अब जब गांव के लोगों के पास इसके लिए अवसर कम है, इसके लिए मौके कम है, अब जब मौके कम है तो वो अपना जो ज्यादा खर्चा है वो शिक्षा पर नहीं कर पाएंगे, शिक्षा पर खर्चा नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण विकास में पढ़ा है ना भैया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, इन पर खर्चा होना चाहिए। तो वो जब उनके पास अच्छी इनकम नहीं आ रही है, अब अच्छी इनकम नहीं आ रही तो ज्यादा पैसा है नहीं, और ज्यादा पैसा नहीं मतलब वो ज्यादा शिक्षा पे खर्चा नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों की। अब शिक्षा पे जब खर्चा नहीं कर पाएंगे मतलब मैं वापस कहता हूं कि इनके पास फिर अवसर कम है, शिक्षा के लिए अवसर कम है। और हम ये देखते हैं कि जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो खराब रहती है। आर्थिक स्थिति कैसी है? खराब है, बेकार है इनकी आर्थिक स्थिति। और जब इनकी आर्थिक स्थिति बेकार है तो इन लोगों को ये महसूस हो जाता है कि भैया काम करना शुरू कर दो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, पैसे नहीं है, इसलिए क्या करना शुरू कर दो, काम धंधा करना शुरू कर दो। इसलिए यहाँ के लोग रोजगार में ज्यादा हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार में ज्यादा है, क्योंकि उनके पास अच्छी इनकम, उच्च आय वाले जो काम होते हैं उनके अवसर बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको इतने अच्छे काम नहीं मिल पाते। जब ज्यादा अच्छे काम, अच्छी इनकम वाले काम नहीं मिल पाते हैं तो वो अपने बच्चों पे कम शिक्षा पे खर्चा कर पाते हैं, शिक्षा पे कम खर्चा कर पाते हैं, उनको अवसर कम मिलते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब रहती है। और जब आर्थिक स्थिति खराब रहती है तो व्यक्ति सोच लेता है कि भैया अपन हो गए 12-15 साल के, 16-17-18 साल के, अब समय आ चुका है कि अब अपन कमाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वहां पर छोटा सा व्यक्ति भी क्या है, धीरे धीरे कमाना शुरू कर देता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि रोजगार में जो भागीदारी है वो अधिक है। तो उच्च आय के अवसर सीमित होने के कारण, लिमिटेड होने के कारण रोजगार बाजार में गांव के लोगों की जो भागीदारी है वो अधिक है। अब आइए शहरों की तरफ। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय, किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। यदि कुछ जाते भी हैं तो वे बीच में ही छोड़कर श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं। अब अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो गांव में जो बच्चे होते हैं, अधिकांश व्यक्ति होते हैं, वो या तो स्कूल जाते नहीं। देखो पहली बात तो हर गांव में स्कूल भी नहीं होती, कुछ गांव में तो ऐसा है कि दूर 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 तक स्कूलें होती हैं। भाई आज यहाँ पर है हम जहाँ से, तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक स्कूल होती है। तो वहाँ स्कूल जाना ही मतलब वो एक बहुत बड़ी महारत से होते, कौन जाएगा कौन, इसलिए काफी लोग नहीं जाते हैं। जो लोग चले जाते हैं तो 8वीं 10वीं पढ़ कर सोच रहे तो बहुत पढ़ लिया, घर की अच्छी स्थिति नहीं है, अब हमें क्या करना है, कमाना निकल जाना है। वो कमाना धीरे धीरे खुद का जो भी काम धंधा करना होता है वो शुरू कर देते हैं और कमाने लग जाते हैं। महाविद्यालय या मतलब कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज तो भैया गांव में दूर दूर तक नहीं मिलती, बहुत ही कोई मतलब मान लो कि पूरे 10, 15, 20, 25 गांवों को मिलाकर के एक कॉलेज होती है, तो वहां पे लोग बहुत कम जाते हैं। ठीक है यार, इतनी दूर कौन जाएगा आएगा, तो नहीं पहुंच पाते। और जनरली ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मैंने लड़कियों के साथ बहुत देखी है। मतलब गांव में क्या होता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं अपनी बच्चियों को, पर वो क्या है कि स्कूल तो पढ़ा दिया, स्कूल तो थी गांव के आसपास में, तो भेज दिया और लेकर के आ गए, परंतु कॉलेजें बहुत दूर होती है तो उनका आना जाने का खर्चा और बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो नहीं सुरक्षित भी नहीं है, बेटी इतनी दूर जाएगी क्या, कैसे जाएगी, कैसे आएगी, ठीक है। तो उस चक्कर में मतलब काफ़ी जो बच्चे आए ना वो स्कूल ही पढ़ करके छोड़ देती हैं, कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये थोड़ा सा दुख का विषय है। तो अधिकांश जो व्यक्ति है वो स्कूलों या महाविद्यालय नहीं जाते हैं, या किसी प्रशिक्षण संस्थान में, प्रशिक्षण संस्थान का मतलब क्या है, किसी ट्रेनिंग सेंटर पर भी नहीं जा पाते कि भैया कोई काम धंधा सीखने के लिए चले जाए या और हो जाए, तो ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर पे भी वो नहीं जा पाते। और कुछ जाते हैं तो वो बीच में ही छोड़ करके श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं, मतलब काम धंधा करना शुरू कर देते हैं, वो कमाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए पैसा महत्व हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि साहब अपने पास इतना पैसा नहीं है कि अपन इतनी अच्छी शिक्षा ले सके और कर सके, तो इसलिए क्या करो, पैसा कमाओ, पैसे से ही समस्या का समाधान होगा। शहरी क्षेत्रों में तो एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। अब देखो शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो लोगों के पास जो उच्च आय है, मतलब हायर जो इनकम है, उसके अवसर ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, बहुत अच्छे अवसर है। आज अगर जो बड़े बड़े शहर है ना, वहां पे व्यक्ति चाहे ना तो आराम से वो सुबह 10 बजे निकले और रात को 10:30, 11 बजे तक घुसे और घर पर आए और आराम से अपने महीने के 25, 30, 40, 45 चाहे जितने वो कमा सकता है।
खूब बड़े बड़े जो सिटीज में खूब काम होता है, इधर भी कराया, उधर भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो वहां पे शहरों में क्या होता है, उच्च आय के जो अवसर है ना वो बहुत होते हैं, या फैक्ट्रियों में काम होता है, खूब फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में लग गए तो फैक्ट्री में अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। उच्च आय के जो अवसर हैं वो ज्यादा होते हैं। अब जब उच्च आय के अवसर ज्यादा है तो जो विभिन्न शैक्षिक संस्था है उनमें पढ़ने का जो अवसर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि खूब पैसा हमारे पास पैसा है। तो हमने हाँ इस वाले स्कूल में पढ़ लिया, फिर इस वाले कॉलेज में पढ़ लिया, इसके बाद ये ट्रेनिंग वाला कोर्स कर लो, ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, जिससे कि आपके कुछ ना कुछ काम आए। और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। कहाँ के? शहर के लोग, गांव के लोग नहीं है। इसलिए गांव के लोग नहीं है तो वो इसलिए जल्दी काम करने लग जाते हैं, और इसलिए वहां पर जो श्रम शक्ति है या श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो ज्यादा है और यहाँ का कम है। शहरी जन समुदाय को रोजगार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं, वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं। तो शहरी जन समुदाय को रोजगार में भी क्या है, विविधता देखने को मिलती है। भाई ये वाला काम भी कर सकता हूँ, ये वाला भी कर सकता हूँ, ये वाला भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, पहली बात तो पढ़े लिखे होते हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति के पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो शहरों में रह रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, उद्योग भी होंगे, वहां पर कोई बाजार भी होगा, उसमें भी काम कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र के भी खूब ऑप्शंस होंगे। तो जैसी हमने योग्यता पाई है, जैसी हमारे पास टैलेंट है, जैसे हमने शिक्षा पाई है, उस हिसाब से व्यक्ति रोजगार की तलाश करना शुरू कर देता है। पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास नहीं है। अब उनके पास जनरल खेतीबाड़ी कर लेंगे या और कोई वहां का गांव का काम है वो कर लेंगे, ज्यादा उनके पास ऑप्शन भी नहीं होते। अब शहरों के लोगों के पास कामों में, रोजगार में ज्यादा ऑप्शन है, और ज्यादा ऑप्शन है मतलब उनके पास अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से वो काम करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे, और फिर पैसा कमाएंगे, फिर वो अपनी जनरेशन पर खर्चा करेंगे, फिर उनकी जनरेशन खर्चा करती जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों को काम ढूंढते हुए दर्शाया गया है। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा नहीं करने देती। पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो घर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है। तो कुछ भी काम करना हो, जहां से भी थोड़ा बहुत भी पैसा आता हो, तो वो पैसा कमा करके लाना ही है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। अब चाहे आप शहरों में चले जाइए और चाहे गांवों में चले जाइए, कहीं पर भी पुरुषों की जो श्रम शक्ति है वो ज्यादा है। मतलब पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं, महिलाएं कम काम कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं काम करना नहीं चाहती है या महिलाएं काम में कम योगदान दे रही, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में क्या है, पहली बात तो आप ये देखिए कि हमने लास्ट लेक्चर में एक डिस्कशन करा था कि काफी जो महिला हैं उनको उनके काम के लिए उचित भुगतान नहीं दिया जाता। जब भुगतान नहीं दिया जाता, पेमेंट नहीं करा जाता, तो उनको आर्थिक क्रिया माना नहीं। तो हमने ऐसी महिलाओं की क्या है, काउंटिंग नहीं करी। तो काफी महिलाओं की तो काउंटिंग ही नहीं हुई बेटा, गिनती ही नहीं हुई। इस चक्कर में क्या है, जो पुरुषों की श्रम शक्ति है वो ज्यादा है, कि भाई पुरुष ज्यादा है। पर आप शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी देख लीजिए तो पुरुष की श्रम शक्ति ज्यादा है। मतलब पुरुष जो है वो रोजगार में ज्यादा लगे हुए हैं। उसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो सीधी सी मान्यता ये है कि साहब पुरुष हैं, बाहर जाएंगे, धन कमा करके लाएंगे पैसा, बाहर के सारे काम पुरुषों के हैं और घर के सारे काम जो है वो महिला के हैं। तो इसलिए पुरुष को बाहर जाना है और श्रम शक्ति में भागीदारी देना है। दूसरी बात ये, महिला जो भी काम करे, चाहे घर में चाहे खेत पे कहीं पर भी काम करे, तो उसके काम को माना ही नहीं जा रहा काम के रूप में, आर्थिक क्रिया के रूप में उसको माना ही नहीं जा रहा है। 2 बात ये। दूसरी बात ये, तो पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं से ज्यादा जो है उसके ऐसे कारण है। और कुछ पुरुष ऐसा भी मान लेते हैं कि साहब जब मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है, कुछ पुरुषों की ऐसी सोच होती है कि जब मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं महीने के 40,000, 50,000, 55, 60,000 कमा रहा हूँ, तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि आपको कमाने की आवश्यकता कहाँ है, क्यों आप बाहर जाना चाहते हो, क्यों स्ट्रगल करना चाहते हो, मैं कमा रहा हूँ ना। आप घर बैठो, आप रानी बन करके रहो, आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो काफी बार पुरुष इस प्रकार से क्या है, जब मेरी अच्छी आए तो फिर उनको कष्ट होने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। ये कुछ मकानों की तस्वीर आपको दिखाई। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है। केवल 15% शहरी महिला ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई देती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जितनी भी महिलाएं, उनमें से 15%, मतलब जितनी भी शहरों में महिलाएं रह रही है, हर 100 में से 15 महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक कार्यों में व्यस्त दिखाई देती है। मतलब जिन ऐसे कार्य जिनके लिए उनको भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 25% आकी गई है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, अब देखो शहरों में तो 15% ही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 25% है। मतलब हर 100 में से 25 महिलाएं क्या है, आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त है। तो अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जनरली जैसे खेतों में है तो महिलाएं काम करने चली जाती है, और कोई छोटा मोटा काम होता है तो वो काम करने चली जाती है, इसलिए यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी थोड़ी सी ज्यादा है। ये तस्वीर आपको दिखाई गई गाँव की।
महिलाएं सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल है कि महिलाएं जो सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही है। ये बात देखने में आई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्राय निरुत्साहित किया जाता है। मतलब निरुत्साहित का मतलब क्या है? डीमोटिवेट किया जाता है कि सर मैं कमा रहा हूं ना, मैं कमा रहा हूं, आपको कहां जरूरत आ रही है पैसे कमाने की? आप जाओगे, परेशान होगे, काम धंधा ढूंढोगे, क्या आवश्यकता है? मैं कमा रहा हूँ ना, बस आप मस्त रहो, आप घर पे रहो, ठीक है, अच्छा खाओ पियो सो मस्त करो मौज करो, ठीक है ना। तो ये कहीं कहीं पे काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है पुरुष उच्च आय कमा रहा है, अच्छी आय कमा रहा है, तो फिर महिला को घर से बाहर जाकर के रोजगार करने की क्या आवश्यकता है। देखिए ये बात चलिए एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है कि अगर पुरुष इस प्रकार से महिला को सम्मान देता है कि नहीं नहीं चलिए मैं कमा रहा हूँ, मैं कष्ट उठा रहा हूँ ना, आप क्यों उठाए, आप बाहर क्यों जाओ, आप घर पे रहो, ये एक सोच अच्छी है। परंतु अगर इस सोच के पीछे ये सोच है कि नहीं नहीं बस मैं कमा रहा हूं ना, क्या करोगे आप कमा करके, बाहर जाकर क्या करोगे, कहीं ना कहीं इससे महिला को बाहर जाने से रोका जा रहा है, तो फिर ये सोच थोड़ी सी क्या है, गलत है। अगर महिला का कुछ ड्रीम है, महिला का कुछ सपना है, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसने ब्यूटी पार्लर का बहुत अच्छा कोर्स करा हुआ है, आज मान लीजिए चाहे पुरुष महीने के 50 कमा रहा हो चाहे 1 लाख कमा रहा हो, परंतु उसका इच्छा है कि नहीं साहब मैं ब्यूटी पार्लर की लाइन में खूब नाम कमाऊं, मुझे खूब अच्छा ये काम आता है और मैं इसमें खूब नाम कमाऊं, तो ठीक है आपको पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, पर उनका ड्रीम भी तो है ना, उनका भी तो सपना है ना। अगर आज मान लीजिए कोई लेडी है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहती है और वो चाहती नहीं मैं पढ़ाऊं और करूं, अब चाहे उनका पति कितना ही अच्छा कमा रहा हो, बात कमाने की नहीं, बात है कि उनके भी जो सपने हैं महिलाओं के, वो सपने भी पूरे होने चाहिए। इसलिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में उनको भागीदारी लेने देनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य नहीं माना जाता। तो अब वैसे आपको एक बात बताऊं, हर महिला पुरुष की तुलना में औसतन 1 घंटा ज्यादा काम करती है। मतलब जितने भी पुरुष काम करते हैं ना, हर पुरुष की तुलना में 1 घंटा ज्यादा काम महिला करती है, ठीक है। अब महिलाएं जितनी भी घरेलू गतिविधियां करती हैं, मतलब घर पे जितने भी काम करती है, सब्जी बनाना, साफ सफाई करना, ठीक है, कपड़े धोना, प्रेस करना और कोई सामान लेने जाना, बच्चों का ध्यान रखना, जितने भी घर पे काम करते हैं उनको हम आर्थिक उत्पादन कार्य नहीं मानते। ये सारे क्या है, गैर आर्थिक है। ये जो सारे काम है ये क्या है, गैर आर्थिक है। और गैर आर्थिक काम कब किए जाते हैं? गैर आर्थिक काम प्रेम में किए जाते हैं, ठीक है, संबंधों में, रिश्तों में किए जाते हैं, ठीक है। एक माँ आज हमारे लिए खाना बनाती है, हमसे वो कोई चार्ज नहीं करती, गैर आर्थिक गतिविधि है। परंतु अगर वह माँ टिफिन सेंटर चलाती है और लोगों को टिफिन देती है तो उसके लिए चार्ज करेगी, तो आर्थिक गतिविधि है। तो घर पे जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको हमने आर्थिक कार्य माना ही नहीं है, हमने उनको उत्पादन माना ही नहीं है। तो इसलिए भी हम देखते हैं कि महिलाओं का श्रम शक्ति में कम योगदान है। कार्य या रोजगार की संकीर्ण परिभाषा देश में महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आंका जाता है। अब ये जो एक संकीर्ण परिभाषा होता है, जो छोटी सी परिभाषा है कि नहीं नहीं साहब जो पैसा कमा रहा है वही आर्थिक क्रिया है, तो इसके कारण क्या है कि महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानता कि जो घर पे महिलाएं काम करी वो श्रम बल है ही नहीं। तो इससे जो महिला श्रमिकों की संख्या वो क्या है, कम आंकी जाती है। नहीं तो वैसे महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती है। जरा सोचकर देखिए कि घर के भीतर और खेतों में महिलाएं कितने ऐसे काम करती हैं जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि वे परिवार तथा खेतों के रखरखाव में निश्चित रूप से योगदान देती है। अब देखो, अब आप ऐसा सोचो कि जैसे आप किसी का भी उदाहरण, आपकी मम्मी का, भाभी का, दीदी का, कोई भी जो घर में कितना काम करती है, सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद इतने काम, हमारा टिफिन रेडी करना, ये करना, वो करना, कितने सारे काम करती है। और जो महिलाएं गाँव में है तो खेतों में काम करती है, उनका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, करना चाहिए। और रख रखाव में निश्चित योगदान देती है, परिवार के में भी और खेतों के में। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी संख्या भी महिला श्रमिकों की में सम्मिलित की जानी चाहिए? तो अब यह आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप बताइए कि क्या महिलाओं की संख्या उसमें मिलनी चाहिए श्रम बल में या नहीं मिलनी चाहिए। देखिए इसमें बात ऐसी है, अगर वैसे देखा जाए तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। परंतु मेन बात यह है कि यहाँ पर जो हम आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब हम एक बार ये दर्शाना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे कि उनको धन की प्राप्ति हो रही है। धन की प्राप्ति यहाँ पे जो है वो मुख्य बात है। अब अगर महिलाओं को उन कामों के लिए धन नहीं दिया जा रहा है तो फिर वो आर्थिक क्रिया कैसे हो जाएगी? क्योंकि आर्थिक क्रिया की परिभाषा हमने ये रख रखी है कि भैया ऐसे काम जिनसे आपको धन की प्राप्ति होती है। आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर इस चीज के लिए मुझे पेमेंट होता ठीक है, पर अगर कल को मैं मेरे घर में भतीजे को पढ़ाऊं और उसको भी बोलूं ले बेटा तुझे 1 महीने पढ़ाया, जा 300 रुपये लेकर के आ जा, अब वो 300 रुपये लेकर के आ जाए तब तो मेरा आर्थिक क्रिया में काउंट है,
ठीक है, और नहीं लेके आए तो वो नहीं है। पर अब उस चीज के लिए मैं पैसे लूँ अच्छा नहीं लगता हूँ। पर यहाँ पर मेन बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं को अवसर देना चाहिए बाहर जाकर के काम करने का, और घर के काम हो बाहर के काम हो, पुरुष और महिलाओं को दोनों को मिलकर के ही करना चाहिए। फिर मुझे एक बार बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन याद आता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि पति पत्नी है ना, दो अच्छे बेस्ट जो फ्रेंड होते हैं ना उनकी तरह है, दो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। और इसी में मैं आगे जोड़ता हूं कि पति पत्नी जो है, जैसे आपने रेलवे की ट्रैक देखा ना, लाइन देखिए, दोनों पटरियां बिल्कुल बराबर 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 रहती है। उसी प्रकार से अगर कोई सी भी पटरी थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे हुई तो भैया जिंदगी जो है, हमारी जो ट्रेन है वो डगमगाएगी 100%। इसलिए महिला पुरुष को बराबर के अधिकार हो, घर के कामों में पुरुष महिला की मदद करे, और बाहर के कामों में भी क्या हो, महिला पुरुष की मदद करे, कुछ छोटा मोटा काम धंधा करे और कुछ करे, दोनों को मिलजुल कर करके ये जो जीवन की गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को आगे लेकर के चलना होता है। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने सर पति पत्नी में प्रवचन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बट एग्जैक्टली ये मतलब अवसर देने चाहिए महिलाओं को। ठीक है कि भाई आप भी बाहर जाकर काम करना चाहते हो, आप करो। अगर महिला की इच्छा ही नहीं है कि नहीं नहीं जी मुझे तो नहीं करना, मुझे तो घर पे ही रहना है, तो फिर बिल्कुल है। पर वो चाहती है कि नहीं वो काम करे, उनका कुछ ड्रीम है, तो उस ड्रीम में उनकी हेल्प हर पति को करनी चाहिए, बेटी के लिए हर पिता को करनी चाहिए, और बहन के लिए हर भाई को कोशिश करनी चाहिए। रोकना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, और बाकी आपकी जो भी राय हो आप बता दीजिए। अब देखिए ये सारणी देख लेते हैं। कार्यकर्ता जो जनसंख्या अनुपात है वो देखते हैं, पुरुष स्त्री और टोटल में देखेंगे तो, और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। देखो पुरुषों का ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 51.7 है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो व्यक्ति रह रहे हैं उन 100 में से 51 लोग पुरुष जो है वो काम कर रहे हैं, और शहरों में 53 लोग काम कर रहे हैं। मतलब अब देखो पुरुषों में से ग्रामीण जो है, ग्रामीण में पुरुष जो है कम काम कर रहे हैं, और शहरों में पुरुष 53 काम कर रहे हैं। और इनका दोनों का टोटल, ग्रामीण और ये शहर वाला मिला लेकर टोटल देखें तो पुरुषों का 52.1 है। मतलब हर 100 पुरुषों में से पूरे भारत में 52 पुरुष हैं जो कि काम करते हैं। स्त्रियों का आ जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 है और शहरी क्षेत्र में 14.5 है। मिला लेंगे तो हमारा 16.5 आता है। मतलब पूरे में देखें तो 100 में से 16 महिलाएं पूरे भारत में काम करती है। टोटल अब आ जाओ, टोटल में अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, 35, हमने यही कहा कि 100 में से 35, और शहरी क्षेत्र में 100 में से 34 है। ठीक है, और संपूर्ण में देखा जाए तो ये आ जाता है। ठीक है ना, तो भारत सरकार का डेटा है ये 2019 के अनुसार। अब इसके अलावा देखो रोजगार स्त्री पुरुष वर्ग अनुसार वितरण कर लेते हैं। ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये स्वतः कार्यरत है। ठीक है, स्वतः कार्यरत। देखो अब इसमें खुद काम करने वाले हैं पुरुष जो है वो 52% है, परंतु महिला है वो भी 52% है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम है। मतलब खुद का जो धंधा, कुछ भी छोटा मोटा काम, मतलब जहां पर कोई बॉस नहीं है, ऐसा काम पुरुष भी 52% कर रहे हैं। हर 100 में से 52 पुरुष ऐसा काम कर रहे हैं, और हर 100 में से 52 महिलाएं ऐसा काम कर रही है। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें नियमित वेतन भोगी मतलब जिसको वेतन दिया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई ना कोई बॉस है, नियमित वेतन, उसको लगातार वेतन मिलने वाला कर्मचारी है। तो हर 100 में से 24 पुरुष ऐसे हैं जिनको क्या है कि वेतन वाले काम कर रहे हैं, और महिलाएं भैया 21 है। मतलब हर 100 में से 21 ऐसी महिलाएं हैं जिनको वेतन के लिए काम कर रहे हैं। आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी, आकस्मिक का मतलब कोई अचानक कोई काम धंधा आ गया और उसके लिए काम करा, उसका पेमेंट ले रहे हैं। तो 100 में से 24 पुरुष है और महिलाएं 100 में से 27 है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को भी बढ़ाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।